गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्टडी पर। आज की इस वीडियो में आपके लिए क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 5 यात्रियों के नजरिए से सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लाया गया है। इस वीडियो में सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं तथा अच्छे लेवल के हैं, वही क्वेश्चंस को लिया गया है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और इससे पहले भी आप लोगों की कुछ वीडियोज बन चुकी है, अगर आपने अभी तक उन सभी वीडियोज को नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, वहां से आप वीडियोज को देख लीजिए, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा या ऊपर के आई बटन से भी आप देख सकते हैं। तो कहीं से भी आप वीडियोज को जरूर देखिए, सभी वीडियोज आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आप तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो मेरे वीडियो आपको बहुत फायदे पहुंचाएंगे। तो बिना कोई देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। और किसी तरह की परेशानी हो आप हमारे व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर ये रहा है स्क्रीन पर। तो चलिए शुरू करते हैं, हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो क्वेश्चंस है, पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी इसमें डाला गया है। तो मतलब सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, देखिए। और चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यात्रियों के नजरिए से। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चंस की ओर। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो आपको देखिए 2009 में पूछा गया, 2011 में भी, 2014 में भी, 15, 18 और 19 में भी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। देखिए कितने बार रिपीट किया गया है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो फर्स्ट के पास आपके पास ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनबी, महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी और बाबर। तो फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए फटाफट से आप लोग कमेंट करते रहिए। सभी क्वेश्चंस पूरे डिटेल के साथ कराए जाएंगे, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ कराए जाएंगे। तो अगर आपको आंसर पता हो तो नीचे कमेंट में कमेंट करते चलिए। तो फर्स्ट का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, महमूद गजनबी। याद रखने हैं, महमूद गजनबी, इसे भारतीय इतिहास का पहला जानकार कहा जाता है। और अल-बरूनी ने अपने जीवन काल में लगभग 146 किताबें लिखी हैं। 146 किताबें अल-बरूनी द्वारा लिखी गई हैं, जिनमें से प्रमुख किताबें जिनका नाम है जैसे तारीख अल मसूद हो गया, तारीख अल हिंद हो गया, अल कानून अल मसूद हो गया, ये सब आपको याद रखने होंगे। कानून अल मसूदी अल हयात हो गया, नल नाजुम अल-बरूनी, जो ये सब अल-बरूनी के द्वारा लिखित पुस्तकें हैं। तो कुछ किताबों के नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे। तारीख अल हिंद हो गया, जैसे अल कानून अल मसूद हो गया, नल नाजुम हो गया। तो ये सब जो किताबें थी ये प्रमुख किताबें थी, जिनका नाम आपको याद रखने जरूरी थे। ये भी क्वेश्चंस, इस पे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे एक और है, एक बुक और नाम उसका याद रखिएगा, कानून अल मसूदी अल हयात। तो ये सब आपको नाम याद रखने होंगे। और ये जो अल-बरूनी है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, इंपॉर्टेंट टर्म्स। अभी आप जितने भी क्वेश्चंस करेंगे, बहुत से क्वेश्चंस में आपको ये नाम सुनने को मिलेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। और किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो कमेंट में करके कमेंट बताते रहिए, हम देख रहे हैं कमेंट सभी का, आप लोग कमेंट करते रहिए। क्वेश्चन 2 है हमारा, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? देखिए इब्न बतूता टर्म्स गांठ मान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है जी। तो इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो जिनको पता है आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 2009 और 2013 में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो सेकंड का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोरक्को। मोरक्को सॉरी, मोरक्को है ना, मोरक्को। और इसका जो इब्न बतूता जो था ये अरब यात्री था, अरब का यात्री था। अरब यात्री, विद्वान तथा लेखक, ये सभी थे, विद्वान भी थे, लेखक भी थे। अरब जो मोरक्को जो है प्रदेश है वो साउथ अफ्रीका में पड़ता है। और ये तंजियर नामक जगह पे इनका जन्म हुआ था, यानी कि सीधा सीधी बात समझिए, साउथ अफ्रीका के मोरक्को प्रदेश के प्रसिद्ध नगर तंजियर में इनका जो हुआ था, जन्म हुआ था इब्न बतूता का। तो ये भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, किस भाषा में लिखा था आपको बताना है। देखिए ये क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए। और फ्रेंड्स ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके प्रीवियस एग्जामिनेशन से ही, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मैच कर जाते हैं। प्रीवियस एग्जामिनेशन से बहुत क्वेश्चंस आपको मैच करते हैं। तो इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? अभी मैंने आपको बताया इब्न बतूता जो था वो फारसी भाषा का भी जानकार था, लेकिन उन्होंने जो अपनी यात्रा का विवरण लिखा था वो अरबी भाषा में लिखा था। याद रखिएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर, अरबी भाषा। याद रखने हैं अरबी। इनका पूरा नाम था, इब्न बतूता का पूरा नाम था मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह इब्न बतूता। तो इनका पूरा नाम आपको याद रखना है। देखिए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता था इनका पूरा नाम, ये भी आपको याद रखने हैं। ये सब इंपॉर्टेंट सा टर्म है जी। और इब्न बतूता मुसलमान यात्रियों में सबसे महान था, यह अपनी यात्रा के दौरान भारत भी आया था। तो ये भी आपको याद रखने हैं, मुसलमान यात्रा में से मुसलमान यात्रियों में सबसे महान यही यात्री था इब्न बतूता। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? गुप्त काल में कौन से गुप्त काल में? तो उस समय किसका काल था यहाँ पे? तो आपको याद रखना है जिस समय
आया था ये चीनी यात्री, उस समय हमारे भारत देश में गुप्त राजवंश के चंद्रगुप्त का काल चल रहा था। तो अगर आपको पता है आंसर तो आप लोग आंसर को फटाफट से कमेंट करते चलो। तो 2014 में भी क्वेश्चन को पूछा गया, 2019 में भी, फटाफट आप लोग आंसर कीजिए। तो 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फहान। याद रखिएगा, फहान जो था वो भारत की यात्रा पर आने वाले पहले चीनी भिक्षु यात्री और अनुवादक थे। याद रखिएगा, भिक्षु यात्री और अनुवादक थे, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जी फहान। आप लोगों को मैंने फर्स्ट चैप्टर से ही आप लोग इसका नाम सुनते आ रहे होंगे। और इनका लक्ष्य यहाँ से बौद्ध ग्रंथ एकत्रित करके, ये जो इनका फहान का लक्ष्य था कि बौद्ध ग्रंथ को यहाँ से एकत्रित करके उन्हें चीन ले जाना था, बौद्ध ग्रंथ के ज्ञान को। और फहान के समय भारत में गुप्त राजवंश के चंद्रगुप्त का काल चल रहा था, तो ये भी आपको याद रखना है, मैंने अभी आपको बताया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लाया गया है, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट ही हैं, तो अच्छे से सभी क्वेश्चंस को देखिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है जी, और मैंने आपको शुरू में बताया था कि जितने भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे आपको फुल्ली डिटेल के साथ कराए जाएंगे, तो फुल्ली डिटेल के साथ ही सभी क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? जिनको पता है आप लोग कमेंट करते चलो, जिनको पता है कमेंट करते चलिए, आप लोग फटाफट से कमेंट कीजिए, तभी ना पता चलेगा आप लोग कितना पढ़ रहे हैं। फटाफट कमेंट करते चलिए। तो 5 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। याद रखिएगा, मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या हुआ था, दिल्ली से दौलताबाद ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी। हुआ यूं था कि तुगलक वंश के जो मोहम्मद बिन तुगलक थे वो तुगलक वंश के दूसरे शासक थे। तुगलक वंश के दूसरे शासक के रूप में मोहम्मद बिन तुगलक को 1325 ईस्वी में, ये सब टर्म्स आपको याद रखने हैं। मैं फुली डिटेल के साथ इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते समय किसी तरह की परेशानी ना हो। 1325 ईस्वी में तख्त पर बैठा था और मोहम्मद बिन तुगलक ने अचानक अपनी राजधानी दिल्ली से महाराष्ट्र, जिसको अभी महाराष्ट्र के देवनगिरी याद रखिएगा, देवनगिरी ले जाने का फैसला किया, जिसका नाम उसने क्या रखा था, महाराष्ट्र वाला जो नाम था दौलताबाद रखा था। और इस फैसले से सबसे खराब पहलू यह था इस फैसला में, जब मोहम्मद बिन तुगलक ने फैसला लिया तो इसमें खराब पहलू यह था कि उसने दिल्ली की आबादी को भी दौलताबाद आने के लिए कहा था कि मतलब आप लोग भी यहाँ से स्थानांतरित हो जाइए। तो ये जिससे कारण बहुत से लोग रास्ते में क्या हो गए थे, तो मर गए थे। तो ये सब आपको, आप किताब पढ़ते समय आप अच्छे से पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो अभी आप जानकारी ले लीजिए। और ये भी आपको याद रखना है कि दौलताबाद जो था वो महाराष्ट्र का जो देवनगिरी जो मैंने अभी बताया वो बहुत ही शुष्क इलाका था, मतलब वहां पानी की बहुत ज्यादा किल्लत थी और पानी की किल्लत का सामना करना पड़ा राजा को, यहाँ पर बादशाह को पानी की का सामना करना पड़ा और आखिरकार राजधानी को वापस फिर दिल्ली स्थानांतरित करनी पड़ी थी। तो ये सब आपको याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मेनली मैं कुछ डिटेल्स आप लोग को बताते जा रहा हूं और बाकी आप लोग बुक से लेते जाइएगा नॉलेज, और मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा हूं, उसमें पूरे अच्छे से मैं आप लोग को अच्छे तरीके से समझाऊंगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, वीडियो फास्ट लग रही होगी तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा जी, लेकिन आंसर आप लोग जरूर से जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2012 में पूछा गया, 2017 में पूछा गया और 2019 में पूछा गया है। लगभग हैट्रिक लगा हुआ है, हैट्रिक बार पूछा गया। हैट्रिक तो नहीं कह सकते क्योंकि हैट्रिक लगातार होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, चलिए तो ऑप्शन इसमें रॉन्ग है जी, यहाँ पर 17 मई नहीं 20 मई होगा। याद रखिएगा 20 मई याद रखिएगा, 20 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा भारत पहुंचा था। ये भी आपको याद रखने हैं। और कहाँ पे उतरा था तो किसी को पता है तो आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट। केरल में, केरल के कहाँ पे, केरल के कोझिकोड जिले के कालीकट के कपड़ा क्या नाम था गांव का, कपड़ा गांव, हाँ कपड़ा गांव के निकट 20 मई 1498 ईस्वी को भारत में आया था। याद रखिएगा वास्को डी गामा, और वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग से भारत की खोज की थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चैनल पर अगर आप नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए तथा वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कम से कम शेयर जरूर कीजिए, तभी जाकर इस चैनल पे ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ सकेंगे, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता है आपके बिना। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों के अरबी भाषा में हुए अनुवादों से अल-बरूनी परिचित था, तो वह थी। तो मैंने आपको बताया था कि अल-बरूनी जो था वो कहाँ का शासक था, सॉरी शासक नहीं था, कहाँ का निवासी था अल-बरूनी,
तो अलबरूनी के बारे में मैंने भी नहीं बताया, नहीं ना, ठीक है। तो अलबरूनी भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों को अरबी भाषा हुए अनुवादों से अलबरूनी परिचित था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर बी, तो सॉरी ऑप्शन ए, ऑप्शन ए याद रखिएगा, संस्कृत, पाली तथा प्राकृत याद रखने हैं। प्राकृत एक भाषा है, पाली भी एक भाषा है और संस्कृत भी एक भाषा है, तो याद रखिएगा ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही वीवीआई के तौर पर आप इसको पेंट भी कर सकते हैं, आपको ओएमआर पर रंगना होता है, तो आप फटाफट से आंसर को करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जी। 8 नंबर है, मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की उसका नाम था। मार्को पोलो, तो मार्को पोलो कहाँ का निवासी था, फटाफट किसे पता है? मार्को पोलो लंदन का निवासी था। कहाँ का निवासी था आप लोग बोलिए? तो नहीं, सॉरी, मार्को पोलो जो था वो इटली का निवासी था, इटली के वेनिस शहर। तो उन्होंने वेनिस शहर से क्या की थी, तो चलकर चीन और भारत की यात्रा की थी। जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की थी उस शहर, उस जगह का नाम था, उस स्थान का नाम था वेनिस। याद रखिएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर, वेनिस। और इसके पिता का नाम था, मार्को पोलो के पिता का नाम, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। मार्को पोलो के पिता का नाम था निकोलस पोलो था। और मार्को पोलो यात्रा कब प्रारंभ किया था, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, तो रख लीजिएगा 1271 ईस्वी में मार्को पोलो ने 17 वर्ष की उम्र में ही अपनी यात्रा शुरू की थी। याद रखने हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 9। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही होगी, नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट किया कीजिए ताकि मैं और अच्छा करने की कोशिश करूंगा। चलिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन 2 चीजों को असामान्य माना है वे हैं। ऑप्शन है दूध तथा अंडे, नारियल तथा पान, पपीता तथा टमाटर, खरबूज तथा तरबूज। तो 9 का आंसर आप लोग को पता होगा, आपके बुक से है, ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, दिस इज नॉट अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चंस है। तो 9 का आंसर चलिए बताइए आप लोग। वीडियो फास्ट लगे तो पॉज कर लीजिएगा। तो 9 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा, नारियल तथा पान। नारियल तथा पान को अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत के जो यही 2 चीज है इसको असामान्य माना है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 10, और यहाँ पर आपको आई बटन दिख रहा होगा, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो उस वीडियोस को भी बहुत जरूर से जरूर देखें, क्योंकि सारी वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अलबरूनी भारत में जिस शताब्दी में आया था वह थी। अलबरूनी भारत में कब आया था, आपको ये भी याद रखने हैं। तो 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा अलबरूनी जो भारत, ये श्रीलंका का भी इन्होंने दौरा किया था। तो अलबरूनी भारत जो आया था, आपको याद रखना है 1017 से 1020 ईस्वी के बीच में भारत आया था, और इन्होंने इसी समय श्रीलंका का भी दौरा किया था। और ये कौन सी शताब्दी में पड़ेगी, तो सभी को पता होगा 1017 यानी 11वीं शताब्दी, यानी ऑप्शन ए द राइट आंसर। अलबरूनी भारत जिस शताब्दी में आया था तो वो 11वीं शताब्दी चल रही थी। वीडियो फास्ट लगे तो पॉज कर लीजिएगा, नहीं तो मैं स्लो बोलूंगा, आप लोग जैसा बोलिए मैं वैसा ही करूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, इब्न बतूता की भारत यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता है वह थी। तो इब्न बतूता की भारत यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता है, तो सबसे पहले आप लोग को याद रखने होंगे कि इब्न बतूता जो भारत आया था 1333 ईस्वी में आया था। 1333 ईस्वी में, तो 1333 कौन सी शताब्दी में पड़ेगी, तो फटाफट आप लोग, जो लोग तेज होंगे वो फटाफट से कमेंट कर ही देंगे। तो 11 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 14वीं। 11 का सही आंसर है 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता की भारत यात्रा से संबंधित माना जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12, फ्रांसवा वर्नियर जिस देश से भारत आया था उसका नाम था। फ्रांसवा वर्नियर कहाँ का था, तो ये भी आपको याद रखना है। तो फ्रांसवा वर्नियर जहां का था वहीं से भारत देश आया था, तो आपको 12 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग ऑप्शंस को पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। समय दिया जाता है आप लोगों को मात्र 2 सेकंड का, तो समय हुआ आपका समाप्त। तो 12 का हो जाएगा राइट आंसर। जो फ्रांसवा वर्नियर था वो फ्रांस का मतलब निवासी था, और वह मुगल काल में भारत आया था जी। कहाँ का निवासी था, फ्रांस का निवासी था, मुगल काल में भारत आया था। और फ्रांसवा वर्नियर जो फ्रांस से ही क्या हुआ था, तो भारत आया था। याद रखिएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 13, इब्न बतूता के अनुसार, मैंने फर्स्ट शुरू में ही आपको बताया था इब्न बतूता बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। तो इब्न बतूता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में जितने दिन लगे थे उनकी संख्या से, मुल्तान से दिल्ली की यात्रा उन्होंने की थी, और सिंध से भी दिल्ली की यात्रा इब्न बतूता ने किया था। तो आपको बताने हैं कि इब्न बतूता को मुल्तान से दिल्ली की यात्रा करने में कितने दिन लगे थे, कितनी दिन लगे थे, उनकी संख्या क्या थी। तो चलिए बताइए आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। 40 दिन, 50 दिन, 10 दिन या 60 दिन। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 40 दिन। बी नहीं होगा, क्योंकि बी 50 दिन जो लगा था वो सिंध से दिल्ली की यात्रा में लगभग 50 दिन का समय लगा था जी। याद रखिएगा ये भी। इब्न बतूता को दिल्ली से मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में लगभग 40 दिन लगे थे, और
सिंध से दिल्ली की यात्रा में लगभग 50 दिन का समय लगा था। तो ये भी आपको याद रखने होंगे, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आज पूछा है दिल्ली, मुल्तान से दिल्ली, अगला दिन पूछ दे कि सिंध से दिल्ली, तो उसमें लगभग 50 दिन हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी दिल्ली के काजी नियुक्त किया था। किसे काजी नियुक्त किया था जी? तो ऑप्शन है अल बरूनी को, इब्न बतूता को, वार्नियर को, या अब्दुल रज्जाक को। तो 14 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, इब्न बतूता को। याद रखिएगा। और इब्न बतूता के बारे में फ्रेंड्स मैंने आपको बहुत सी जानकारी दे दी है। जो ये इब्न बतूता था वो कहाँ का निवासी था? तो उत्तरी अफ्रीका का निवासी था, साउथ अफ्रीका का निवासी था। इब्न बतूता 14वीं सदी में भारत आया था। 14वीं सदी कहने का मतलब मैंने आपको बताया है अभी, 1333 ईस्वी में भारत में आया था और 8 वर्षों तक मोहम्मद तुगलक के दरबार में रहा था। याद रखिएगा। और तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था और अपना दूत बनाकर कहाँ भेजा था? तो चीन भेजा था। तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे अपना दूत बनाकर चीन भी भेजा था। तो याद रखिएगा। और 8 वर्ष भारत में रहा था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15, मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 में स्थल मार्ग से पहुंचा था। कहां पहुंचा था जी? तो ऑप्शन है, ये तो आपको पता ही है कि भारत पहुंचा था। तो भारत के किस जगह में पहुंचा था? तो ये भी आपको बताने हैं। तो 15 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंध। चलिए, बहुत अच्छा साथियों, बहुत अच्छा। इसी तरह से आप लोग बने रहिए चैनल पे और कमेंट करते रहिए लगातार। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 16, तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? तो चलिए ऑप्शन को आप लोग देखिए। ऑप्शन ए है अल बरूनी, अब्दुल रज्जाक, फहान, या मार्को पोलो। तो 16 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन है अल बरूनी। बहुत अच्छा दोस्तों, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। इसी तरह से आप लोग बने रहिए, पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत मायने रखते हैं। 60% 50% मार्क्स आपके इसी से गेन किए जाएंगे। तो आप लोग इसको अच्छे से देखना है। सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो यहाँ पर आपको आई बटन दिख रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, कहीं से भी आप लोग सभी वीडियोस का फायदा उठाइए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 17, मेगास्थनीज कौन था? तो आपके पास ऑप्शन है यात्री, व्यापारी, राजदूत और गुलाम। 2018 के भाइयों ने जब एग्जाम दिया था तो इस क्वेश्चन को पूछा गया था। 2018 में जिस भी स्टूडेंट ने एग्जाम दिया उससे क्वेश्चन को पूछा गया था कि मेगास्थनीज कौन था। तो आप लोग भी घबराइए नहीं, 2021 में भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो 17 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, राजदूत। याद रखिएगा, राजदूत था। मेगास्थनीज कौन था? तो राजदूत था और चंद्रगुप्त के दरबार में ये आया था। ये भी आपके याद रखने हैं, भारत चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनीज आया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 18, सभी क्वेश्चन अच्छे लेवल के लिए गए हैं तथा वही क्वेश्चंस को लिया गया जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 18, किताब उर रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? आप लोगों को जिस क्वेश्चन का आंसर याद ना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा ना, नहीं तो वीडियोस को बार बार देखिएगा, लेकिन सभी क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा अच्छे से। तो 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, तो इसका राइट आंसर आप लोग क्वेश्चन ऑप्शंस को पढ़िए और राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए। 2018 में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है जी, किताब उर रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो 18 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, ऑप्शन सी द राइट आंसर, इब्न बतूता। याद रखिएगा, इब्न बतूता बहुत इंपॉर्टेंट है, इब्न बतूता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 19, भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में कौन किया था? ऑप्शन है अल बरूनी ने, इब्न बतूता ने, वार्नियर ने, अब्दुल रज्जाक ने। तो 19 का राइट आंसर, चलिए कौन बताएगा? पहले कौन आंसर देता है और आप लोग लास्ट में बताया कि ये कितना आप लोगों में से किसका कितना सही हुआ। मैं देखता हूं आप लोगों में से कितना सबसे ज्यादा आंसर सही कौन बताते हैं। आप लोग लास्ट में अपना कमेंट कर दीजिएगा। आउट ऑफ इसमें कितने क्वेश्चंस लिए गए हैं? तो इस वीडियो में लगभग आपके 31 क्वेश्चंस होंगे, तो आपको बताना है लास्ट में कि 31 आउट ऑफ आपने कितना सही किया, तो बताना होगा आप लोगों को। तो 19, तभी ना मैं आप लोग कुछ दिन बाद उन लोगों का मतलब दिमाग पर लगे रहता। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी द राइट आंसर, इब्न बतूता। याद रखिएगा, भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में कौन किया था? तो इब्न बतूता ने किया था। और साथियों, उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही हो। वीडियो नहीं समझ में आए तो आप लोग कमेंट किया कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 20, माउंटे, एक मिनट रुकिए। माउंटे अस्क्यू नामक फ्रांसीसी दार्शनिक ने किस यात्री के विवरण को आधार पर प्राच्य निरंकुशवाद का उस सिद्धांत प्रतिपादित किया? मैंने निरंकुशवाद का सिद्धांत के बारे में मैंने आपको बताया है सिविक्स वाले, जो आपका सेकंड चैप्टर था उसमें मैंने आपको बताया। तो अगर आपने उस वीडियोस को नहीं देखा तो यहाँ पर आपको आई बटन दिख रहा होगा, यहाँ से आप लोग देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से उस वीडियोस को देखिए। टेलीग्राम चैनल पे सभी लिंक अवेलेबल है, तो आप वहां से देखिए। तो 20 का राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए क्या होगा? चलिए, तो बहुत लोगों का ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन ए वार्नियर। बिल्कुल सही जवाब वार्नियर। याद रखिएगा, वार्नियर ने।
प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 अब्दुल रजाक समरकंदी नामक यात्री ने किसके यात्रा वृत्तांतों को पढ़ा और उससे प्रेरणा ली? तो क्या होगा 21 का राइट आंसर? किसी को पता है तो कमेंट कीजिए ना, किसी आप लोगों में से किसी को पता है तो कमेंट कीजिए। अब्दुल रजाक समरकंदी नामक यात्री ने किसके यात्रा वृत्तांतों को पढ़ा और उससे प्रेरणा ली? और अगर आपके दोस्त बंधु कोई भी क्लास 10th में हो तो उनकी भी क्लासेस चलाई जाएंगी, तो आप लोग उनको भी नोटिफाई कर देंगे एक बार। तो 31 का राइट आंसर 21 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा ऑप्शन बी इब्न बतूता। याद रखिएगा अब्दुल रजाक समरकंदी नामक यात्री ने इब्न बतूता के वृत्तांतों को पढ़ा और उससे प्रेरणा ली थी। तो ये सब टर्म्स आपको अच्छे से याद रखने हैं, सभी फोकस लाइन करके अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा 22, सर्दी के कारण बहुत परेशान है। क्वेश्चन नंबर 22 है अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दृश्य देखकर कौन विदेशी यात्री मूर्छित हो गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। तो मैं आपको इसके बारे में कहानी बताता हूँ। इब्न बतूता जो थे उन्होंने एक युद्ध में शहीद हुए 3 जवानों की विधवाओं का वर्णन करते हुए कहा है कि जिसमें उसने बताया कि इब्न बतूता ने बताया है कि या स्त्रियों को सती होता देख वह बेहोश हो गया था। जो भारत में जब आया था ना तो उन्होंने देखा था। तो ऑप्शन ए है अल बरूनी, अब्दुल रजाक, इब्न बतूता और वार्नियर। तो सभी को आंसर पता चल गया होगा साथियों, तो आप लोग आंसर को दीजिए। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ऑप्शन सी द राइट आंसर इब्न बतूता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23, याद रखिएगा लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाए जाने की मार्मिक घटना का आंखों देखा हाल किस विदेशी यात्री ने बताया है? याद रखिए क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाए जाने की मार्मिक घटना का आंखों देखा हाल किस विदेशी यात्री ने बताया है? तो 23 का ऑप्शन आप लोग देखिए, फटाफट से कमेंट करने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन ए है अल बरूनी, अब्दुल रजाक, इब्न बतूता, वार्नियर। तो 23 का राइट आंसर होगा आपका साथियों ऑप्शन डी। याद रखिएगा वार्नियर ने। याद रखने हैं आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, मोहम्मद इब्न ने मोरक्को के सुल्तान के कहने पर किसका यात्रा वृत्तांत लिखा? मोहम्मद इब्न ने मोरक्को के सुल्तान के कहने पर किसका यात्रा वृत्तांत लिखा? तो ऑप्शन है अल बरूनी, इब्न बतूता, अब्दुल रजाक या वार्नियर। तो 24 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। याद रखिएगा इब्न बतूता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। इसी तरह से आप लोग चैनल पर बने रहेंगे और फटाफट से आप लोग कमेंट करते रहेंगे। मैं देख रहा हूं कि कौन से बच्चे कितने अच्छे कमेंट कर रहे हैं और लास्ट में आपको बताना है आउट ऑफ 31 आपने कितना सही किया। तो सभी लोग अपना मार्क्स जोड़ते चलेंगे, साथ साथ मैं आप लोग को उसमें 30 सेकंड का समय दूंगा, उसी में आपको अपने मार्क्स बताने होंगे। 25 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा किस नगर का अथवा उसके किले का वर्णन प्रायः अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया है? तो भारत में ऐसा एक ग्वालियर ही है जिसके किले का जो वर्णन होता है प्रायः अधिकांश यात्रियों द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए ग्वालियर। याद रखिएगा फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और ग्वालियर जो है वो हमारे मध्य प्रदेश राज्य में है स्थित है। तो याद रखना है आपके एग्जाम के लिए ये सब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा 26, भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया है? ऑप्शन ए है अल बरूनी, इब्न बतूता, वार्नियर या टैवर्नियर। तो 26 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन, याद रखिएगा ऑप्शन ए अल बरूनी। सभी क्वेश्चंस आपके सिलेक्टेड क्वेश्चंस है एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मैं फिर बार बार कहता हूं आपसे एक रिक्वेस्ट मेरी रहेगी कि आप वीडियो को जरूर से जरूर अपने दोस्तों के साथ पक्का जरूर से जरूर शेयर करें, तभी जाकर चैनल पर मतलब ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ सकते हैं, अन्यथा कोई इसका उपाय नहीं। आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं तो। 27 नंबर क्वेश्चन हमारा मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज जो कहा जाता है, तो जिनको पता है बताइए। अल बरूनी, मार्को पोलो, वार्नियर, इब्न बतूता। तो 27 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। याद रखिएगा मार्को पोलो। याद रखने आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28, मार्को पोलो के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। मार्को पोलो के बारे में मैंने बहुत सी जानकारी आप लोगों को दी है। मार्को पोलो के पिता के नाम के बारे में मैंने बताया आप लोगों को। तो मार्को पोलो के पिता का नाम था निकोलस पोलो था। तो ये सभी आपको याद रखना। इनका जो जन्म हुआ था 15 सितंबर 1254 ईस्वी को वेनिस इटली में हुआ था। ये सभी आपको याद रखने हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28, जैसे घोंसले
को पक्षी छोड़ता है, उसी तरह किसी यात्री ने यात्रा पर जाने हेतु अपने घर को छोड़ा। किसने कहा था? तो अल बेरूनी ने, मार्को पोलो ने, वार्नियर ने या इबन बतूता ने। तो 28 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा इबन बतूता। मैंने शुरू में ही आपको इबन बतूता के बारे में बहुत सी जानकारियां दे रखी है, तो आपको उन सभी जानकारियों को याद रखने हैं और फटाफट से जिस तरह से आप आंसर वो करते जा रहे हैं उसी तरह से आंसर वो करते जाइए। अब 3 क्वेश्चन आपके लिए बचा है, बस 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन के बाद हम लोग अपने अपने काम पर लगेंगे। 29 नंबर है, हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया? ऑप्शन ए है हुमायूं के दरबार में। हुमायूं के दरबार में, तो ये भी आपको याद रखने हैं जी। 29 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं इतना आपको एग्जाम्पल दे दूं कि जो आया था वो बहुत ही धर्मानुरागी था। धर्मानुरागी कौन था तो आपको अब पता चल गया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया? तो ऑप्शन है अब्दुल रज़ाक, अल बरूनी, वार्नियर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका 29 का हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, क्योंकि कौन आया था? तो इबन बतूता आया था। याद रखने, इबन बतूता जो बहुत ही धर्मानुरागी था, तो ये भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? ऑप्शन ए है फहान, हेनसोंग या अल बरूनी या इबन बतूता। तो हेनसोंग को कहा गया है क्या? तो यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार हेनसोंग। याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31, और इस क्वेश्चन को देखिए 2009, 2013, 2016, 2017 में पूछा गया है। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? कैप्टन हॉकिंस, सभी को पता होगा कैप्टन हॉकिंस के बारे में। मैं इतना बता दूं कि 1609 ईस्वी में वो आया था। अब किसके दरबार में आया था वो आपको पता चल गया होगा। 1609 ईस्वी में मुगल शासक के किस राजा का दरबार चलता था? तो आपको किस राजा का शासन था? तो चलिए बताइए आप लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने बहुत सी हिंट दिया। 1609 ईस्वी मैंने बता दिया आपको 1609 ईस्वी में किस राजा थे? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर, जहांगीर। याद रखिएगा, जहांगीर द राइट आंसर। 31, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो जहांगीर। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो समझ में आएगा। अब आप लोग फटाफट बताइए किनका कितना सही हुआ। चलिए, तो मैं आप लोगों को 30 सेकंड का समय देता हूं, तब तक आप लोग अपने मार्क्स को बताइए। और यदि आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को चैनल के साथ जोड़ने की कोशिश कीजिए। क्लास 10 के भी अगर आपके दोस्त है तो उन लोगों को वीडियो को शेयर कीजिए। क्लास 12 के इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम को ऑब्जेक्टिव क्लासेस सब चलाई जाएंगी, तो उन सभी लोगों को भी शेयर कीजिए वीडियोस को। और आप लोगों की क्लास जिस तरह से चलती है उस तरह से चलती रहेगी। मैंने आप लोगों को बोला है कि आपको अगस्त खत्म होते तक पूरे ऑब्जेक्टिव की क्लासेस खत्म करा दी जाएगी। तो आप लोगों को निश्चिंत रहना है, पूरी ऑब्जेक्टिव क्लास अगस्त खत्म होने तक शुरू खत्म कर दी जाएगी। और सितंबर से हम लोग फिर से नया जो होगा, हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चैप्टर बाय चैप्टर नहीं बल्कि 4-5 चैप्टर का मिक्स कर हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग को अगर ये सब कंसेप्ट शुरू से ही याद रहेगा तो आप उस टाइम भी अच्छे मार्क्स को गेन कर सकते हैं। चलिए, आप लोग अपना अपना मार्क्स कमेंट कर दीजिएगा और नेक्स्ट सब्जेक्ट आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कौन से सब्जेक्ट का अगला वीडियो आप लोग को चाहिए। तो मिलते हैं हम लोग कल सुबह 8 बजे। तो चलिए, कल सुबह 8 बजे आप लोग मेरा इंतजार कीजिएगा और सभी लोग चैनल पे आ जाएंगे। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले जाएंगे। टेक केयर, आप लोग अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, सी यू अगेन।